दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्पीडी साइंस के इस वीडियो में। ये हमारा स्पीडी साइंस का दूसरा सेट होगा। हम स्पीडी साइंस के सीरीज़ में 100 सेट को करवाएंगे। इसमें से हमारा ये सेट नंबर 2 होगा। इसमें हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और आपने भी यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन मिलता है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे और आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी हो कम समय में, तो हमारे चैनल ईडू बिहार 360 को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम, जिसे हम कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, कोशिका का बॉम्ब भी इसको कहा जाता है। ये बेसिकली जो कुपित मल हमारे शरीर के अंदर होता है या कोशिका के अंदर होता है, उसका ये पाचन करता है। ये कोशिका के लिए जहरीला होता है। क्योंकि ये कुपित मल को पाचन करता है, तो किसी कारणवश इसके फट जाने की वजह से कोशिका की मृत्यु होने लगती है। इसलिए इसको कोशिका का ये आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है? साथियों, हमें पता है कि गुणसूत्र, ये जो हमारा विषाणु होता है, ये इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है, तो इसमें गुणसूत्र होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा जीवाणु हमारा एक कोशिकीय होता है, तो जिसमें जितना कोशिका होगा उसमें उतनी गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो शैवाल और ये जो कवक होते हैं, ये जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अधिक होगी एज कम्पेयर टू जीवाणु। जीवाणु सदैव एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसे कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? साथियों, न्यूक्लिक एसिड को कोशिका में अचल संपत्ति के तौर पर जाना जाता है। वो इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के केंद्रक में होता है। न्यूक्लिक एसिड कोशिका के केंद्रक में होता है और ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है। इसलिए इसके बिना शरीर का अस्तित्व नहीं होगा, कोशिका का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए इसको कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? साथियों, असूत्री विभाजन है। असूत्री विभाजन जो होता है वो एक कोशिकीय जीव में होता है। तो एक कोशिकीय जीव यहाँ पर जीवाणु है, तो इसमें असूत्री विभाजन होगा। साथियों, जो विभाजन होता है कोशिकाओं में, वो 3 तरह का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीवों में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। लैंगिक कोशिका भी हम कहते हैं जनन कोशिका को। तो फिर इसके बारे में आगे अगर क्वेश्चन मुझे मिलता है तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? साथियों, अगर बुक के आंसर की बात करें तो इसमें 5 दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये 4 चरण में संपन्न होता है। ये चरण होते हैं परावस्था, जिसको कि हम लोग प्रोफेज कहते हैं। दूसरा होता है मेटाफेज, जिसको मध्यावस्था कहते हैं। तीसरा होता है एनाफेज, जिसको पाश्चावस्था कहते हैं। और चौथा होता है अंत्यावस्था, जिसको टेलोफेज कहते हैं। साथियों, इसकी सबसे जो लंबी अवस्था होती है वो होती है प्रोफेज अवस्था, और सबसे छोटी अवस्था पाश्चावस्था या एनाफेज अवस्था होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का जो चरण होता है वो 4 चरण होता है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो 4 अवस्थाओं में ये संपन्न होता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक कर हमारी मेहनत को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़े पूछे जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र प्लस XY या XX गुणसूत्र होता है, 2 गुणसूत्र, जिससे लड़का या लड़की का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है।
प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण ये राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण RNA करता है कोशिका के अंदर, तो ये राइबोसोम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। साथियों, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन ये क्रोमोसोम के अंदर होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के अंदर होता है। साथियों, आनुवांशिकी की इकाई अगर आपसे पूछे तो वो जीन होती है, और कोई भी परिवर्तन आनुवांशिकता में अगर कर सकता है तो वो जीन कर सकता है, और जीन होता है क्रोमोसोम में। इसलिए हम कहते हैं कि आनुवांशिकी का उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के अंदर होता है। कौन करता है? तो जीन करता है। कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। अब आनुवांशिकी के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसको हम अगला प्रश्न देखेंगे। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, ये क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हमने अभी तुरंत बात करी थी इसके बारे में, ये W वाटसन ने किया था। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आनुवांशिकी का पिता कहते हैं ग्रेगर मेंडल को, जबकि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W वाटसन ने किया था। इन्होंने कहा था कि आनुवांशिकी के विज्ञान को, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहते हैं, और इस संदर्भ में इन्होंने आनुवांशिकी का प्रयोग किया था। तो आनुवांशिकता या आनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स भी कहते हैं, का प्रथम बार प्रयोग W वाटसन ने किया था, जबकि आनुवांशिकता को प्रायोगिक तौर पर प्रूफ करके दिखाया था ग्रेगर मेंडल ने। इसलिए ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का फादर कहते हैं, पिता कहते हैं। लेकिन पहली बार प्रयोग किसने किया था इस शब्द का, आनुवांशिकी शब्द का? तो ये किया था W वाटसन 1905 में। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, कोशिकांग यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो ये प्लास्टिड होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, जिसको कि लवक कहते हैं, हरित लवक भी कह सकते हैं। जबकि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो होता है केंद्रक। केंद्रक। तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? साथियों, गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, और गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है ग्लैंड से जब कोई चीज़ निकलता है तो उससे निकलना को बोलते हैं श्रवण होना। तो उससे प्रोटीन और फैट को सेल के रेफरेंस में हम लोग इसको लिपिड कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड को ढूंढना, छांटना, अलग करना और इसको गंतव्यों तक पहुंचाना, जहाँ पर इसको ले जाना है, जहाँ पर इसको जाना है वहाँ तक इसको पहुंचाना। तो ये काम करता है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को शरीर का यातायात प्रबंधक या कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? साथियों, न्यूक्लियस की खोज यानी कि केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। साथियों, अगर हम ल्यूमेनहॉक की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक ने सबसे पहले की थी 1674 ईस्वी में, और फ्लैडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1839 में। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। साथियों, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे 1948 ईस्वी में डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, और इसको कोशिका के लिए आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो हम आगे के प्रश्न में चलते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किसके वजह से होता है? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। साथियों, जो वर्णक होता है वो 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। साथियों, पौधे में फूलों और बीजों के रंगों का जो निर्धारण होता है वो क्रोमोप्लास्ट से होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट ये अवर्णी लवक होता है। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहते हैं, जो फूलों के रंग को निर्धारित करता है, बीजों के रंग को निर्धारित करता है। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक कहते हैं, जो जिसका रंग से कोई मतलब नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से दूर रहता है और ये जड़ में उपस्थित होता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक होता है, जो हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को। तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यदि वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल एडोबियर 360 को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार
के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ये करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? साथियों, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो बना है राइबोसोम से। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। हल्दी का रंग पीला जेंथोफिल की वजह से होता है। गाजर का रंग लाल कैरोटीन की वजह से होता है। मिर्ची का रंग लाल कैप्सिथिन की वजह से होता है। हमें इन सब के बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता या जनक ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था। हमें इस बात को ध्यान रखना है। ल्यूमेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी। हमें इस बात को ध्यान है। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था, जिसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। साथियों, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में या लैंगिक कोशिका में होता है। तो ये बेसिकली तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है। साथियों, हमें पता है कि पुष्प में स्त्री केसर और पुंग केसर होते हैं। तो वहीं पर ये जो विभाजन होता है वो संपन्न होता है, जहाँ पर पोलन के माध्यम से प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, समसूत्री विभाजन होता है। साथियों, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में संपन्न होता है? तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में या लैंगिक कोशिका में, जबकि समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। जैसे कि स्किन का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, तो ये सब जो होता है ये होता है इसको कायिक कोशिका बोलेंगे। और ये समसूत्री विभाजन इसमें होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट सेल से डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है, और इसमें पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में विभाजित होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में विभाजित होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसमें समान रहती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। समसूत्री विभाजन जो होता है ये वाल्थर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में या लैंगिक कोशिका में होता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन था। अगला प्रश्न हम चलते हैं। जब पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन जो होता है साथियों, मेल का जो क्रोमोजोम होता है वो बेसिकली ये XY होता है। 22 प्लस XY से मेल का कॉम्बिनेशन बैठता है, जबकि 22 प्लस XX से फीमेल का कॉम्बिनेशन बैठता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हम लोग इसके बारे में बात किए थे भी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी डार्विन ने ही दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था पहली बार कि जो कोई बीमारी जो होती है वो जर्म से होती है, और एंटीबॉडी के बारे में भी इन्होंने सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 24, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चयन हो या विकासवाद हो, ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेमार्क ने भी कुछ दिया था, ये कहा था उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत ये दिया था लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, जिराफ का एग्जाम्पल इन्होंने लेमार्क ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का भी सिद्धांत दिया था। विकासवाद, हमें इस बात का ध्यान रखना है। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है? साथियों, मनुष्य में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, हमें पता है। और पिता का मतलब होता है मेल, मेल के लिए होता है XY। 22 प्लस XY से मेल का कॉन्सेंट्रेशन होता है। आगे हम देखते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों के बारे में कुछ सिद्धांत दिया था।
कि जो जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं है, बार-बार प्रयास करके उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर हम ला सकते हैं। इसमें जिराफ का एग्ज़ाम्पल लैमार्क ने दिया था, ये बात इन्होंने कही थी। अगला प्रश्न हमारा है, हम सेट के बिल्कुल अंत में पहुँच चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हल्दी में पीलापन किस कारण से होता है? साथियों, पिछले प्रश्न में हमने देखा था हल्दी में पीलापन ज़ैंथोफिल की वजह से होता है, केरोटीन की वजह से गाजर का लाल रंग होता है, कैप्साइसिन की वजह से मिर्ची का लाल रंग होता है और लाइकोपीन की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। साथियों, सेब का लाल रंग जो होता है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। बहुत ही आसान है और आप दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर कहीं मिलता है? यदि नहीं मिलता है तो आप हमारी मेहनत को, हमारे चैनल AWR 360 को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? जाहिर सी बात है, ये क्लोरोप्लास्ट ही सहायक होगा। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में संपन्न होता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ये वर्णी लवक होते हैं। ये बेसिकली फूलों के रंग का निर्धारण करते हैं, बीजों के रंग का निर्धारण करते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट ये अवर्णी लवक होते हैं जो जड़ों में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ग्रीन पी के पौधे का प्रयोग किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? साथियों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसकी खोज डी डुबे ने किया था। मतलब अगर ये किसी भी कारण से फट जाता है तो कोशिका को लेकर डूब जाएगा, तो आप इसको इस न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, डी डुबे। इसकी खोज 1948 में हुई थी। इसको कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों, एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन बीडल और टैटम ने किया था। बीडल और टैटम ने किया था। इनका कहना था कि हर जीन अपना एक अलग एंजाइम का निर्माण करता है। हर जीन अपना एक अलग एंजाइम का निर्माण करता है। और ये जीन क्या है? तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। और बीडल और टैटम ने क्या कहा? बीडल और टैटम ने कहा कि हर जीन अपना अलग एंजाइम तैयार करता है। इसके लिए उन्होंने सिद्धांत क्या दिया? एक जीन एक एंजाइम। इसके अलावे स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत दिया था। इसके अलावा डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद विकासवाद का सिद्धांत दिया था। वाटसन क्रिक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1952 में, और इसको 1953 में और 1962 में इसको नोबेल दिया गया था इसके लिए। वाटसन एंड क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, और 9 साल के बाद 1962 में इसके लिए नोबेल दिया गया था। साथियों, अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ऊपर में इसका व्याख्या हमने बता दिया है। 1953 में वाटसन क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और इसके लिए 1962 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा बीडल और टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था, और स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था या सेल थ्योरी दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? साथियों, राइबोसोम RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कहने से ही क्लियर है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो का मतलब राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका और यहीं पर कभी कभी पूछता है क्रोमोसोम जो होते हैं किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 ईस्वी में की थी। गोल्जी की खोज गोल्जी ने की थी, नाम ही इसका गोल्जी था। इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। राइबोसोम बेसिकली RNA का बना होता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन का बना होता है, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। अगला प्रश्न हमारा है, और हम बिल्कुल आखिरी में पहुंच चुके हैं वीडियो के, जीन बने होते हैं। साथियों, जीन बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इसका मतलब है कि जीन का अगर इकाई की बात करें तो यह है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जो जिससे बनता है वो उसका इकाई हो जाता है। और DNA, ये जो न्यूक्लियोटाइड इसमें दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड DNA की इकाई है। DNA
अगर आपसे पूछे कि डीएनए की इकाई क्या है, तो यह न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। जबकि जीन किससे बना होता है? जीन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, जो आनुवंशिक गुणों का ट्रांसमिशन करता है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति आज से समथिंग 4.7 अरब ईयर्स पहले हुई है। आज से लगभग 4.7 लगभग 4.5 अरब साल से पहले हुई है। 4.5 अरब साल से पहले हुई है। और इसी युग को प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन युग दुर्गा में कई बार पूछा भी गया है, तो हमें बिल्कुल याद रखना है। 4.5 अरब साल से ज़्यादा, सर तो मोटा मोटी हम इसको याद कर सकते हैं, 4.7 अरब ईयर्स पहले के काल को प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। और लगभग भूवैज्ञानिकों के लिए या पुरातत्व वैज्ञानिकों के लिए 90% से अधिक जो खोजें हुई है, जो विकास हुआ है, चाहे मानव से संबंधित हो, इसके अलावा समुद्र का निर्माण हो, मनुष्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हो, ये सब सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी घटनाएं ये प्री कैम्ब्रियन युग से जोड़ा जाता है, जो आज से लगभग 4.7 अरब साल पहले ये चीज़ें हुई है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा, आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? ये जीन है आनुवंशिकता की मूल इकाई। और क्रोमोजोम जो है, जिसको कि हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ये हमारे वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है या ट्रांसमिट करता है। साथियों, हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है और आपको भी मेरे तरह, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, दरोगा की तैयारी करता हूँ, तो आपको भी यदि कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करनी है, तो हमारे चैनल एडू बिहार 360 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।